students. So today we will start our new chapter of class 8 science, that is exploring forces. So this is our new chapter, exploring forces. First of all, before discussing the term force, just look at the image shown here. You can see one boy is pushing a box and one another girl is pulling a box. एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, एक पुल कर रहा है, और एक दूसरा जो थर्ड स्टूडेंट है ये लिफ्ट किए हुए है एक बॉक्स को. In every case they are applying some force. So for what is force here? Force is a kind of the push or the pull which is trying to change the position of the body. देखिए यहाँ पर ये बॉय है, ये गर्ल है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसके बॉक्स के पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बॉक्स की पोजीशन चेंज हो रही है अपनी जगह से, और इसी को बोला जाता है फोर्स. ये जो पुश या पुल किसी बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, दैट पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. So what is force? The push or pull applied on any object is known as the force. Now, what is the SI unit of the force? Force, देखिए जैसे डिस्टेंस को आप मेजर करते हो, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. क्लियर. एरिया को आप मेजर करते हो मीटर स्क्वायर में, टाइम को मेजर करते हो सेकंड में, मिनट में, आवर में. ऐसे ही फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में. न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, और न्यूटन को का सिंबल है एन. इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट जब देखिए आप, जो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. अब ये जो फोर्स है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. आप देखिए जो फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फिगर के अंदर एक जो बॉक्स है इसको पुल करके बाहर की तरफ लाया गया, यानी इसकी पोजीशन को चेंज किया गया है. और सेकंड डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक रबर बैंड को पुल किया जा रहा है, जिससे इसकी शेप चेंज हो रही है. क्लियर. और थर्ड डायग्राम में ये आप एक प्लेयर को देख सकते हो, इसने एक बॉल को रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड को चेंज करने की कोशिश कर रही है, राइट. और जो नेक्स्ट केस है, इसमें देखिए आप एक बच्चा एक बैलून को प्रेस कर रहा है, यानी कि उसकी शेप को चेंज कर रहा है. और ये लास्ट केस, एक क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को हिट कर रहा है, जिससे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई है. तो यानी यहां पर फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट. ये एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है रेस्ट से. एंड इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया जा सकता है. जैसे बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो यहां इसने क्या किया, बॉल को जैसे हिट किया तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, उसकी स्पीड भी चेंज हो गई है. तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. एंड द नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है. एंड नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस. देखिए जो फोर्स है हमारे पास, दे आर द टू टाइप्स. वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो व्हाट इज डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्सेस. देखिए कॉन्टैक्ट नाम से ही आपको क्लियर है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं और वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें, then such force is known as contact force. And the non contact force, जैसा नाम से क्लियर है, जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल कॉन्टैक्ट बनाए बिना ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, then such a force is known as non contact force. अब ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं, ये सभी हम आगे समझेंगे. और अभी आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है. आपको राइट करने के लिए एंड में मैं एक पीडीएफ शो करूंगा, या फिर आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो वहां से आप अपना जो भी वर्क है इसको राइट डाउन कर सकते हैं और नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं. क्लियर. सो आफ्टर डिस्कसिंग कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस डिस्कस देयर डिफरेंट टाइप्स. अब हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. The first one is muscular force. देखिए muscular force is a type of contact force. क्या है ये muscular force? आप देखिए यहाँ पर अलग अलग situations आपको दिखाई गई हैं. इन different situations में आप देख सकते हो, जो ये एक हिरन है,
ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रन कर रहा है। तो दौड़ते टाइम इसकी बॉडी की मसल्स यूज होती हैं, तो इसीलिए ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, मस्कुलर फोर्स। जैसे जब एक स्नेक मूव करता है तो ये भी कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, मस्कुलर फोर्स। एक चाइल्ड है, ये चल रहा है तो इसकी बॉडी की मसल्स वर्क कर रही हैं, मींस ही इज अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर एक हॉर्स है विच इज पुलिंग द कार्ट, तो जब ये कार्ड को पुल करता है तो अगेन इट्स मसल्स आर वर्किंग। तो जहां पर भी हमारी बॉडी की मसल्स फोर्स अप्लाई करती हैं, देन सच अ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। द फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन, इट इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए आप, जब एक बॉल को आप किक करते हो तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हो बॉल का मोशन रुक जाता है, बॉल रेस्ट पे आ जाती है। क्लियर, यानी कि इसके मोशन को किसी ने रोका है। तो जो फोर्स किसी बॉडी का मोशन रोकता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं, जब आप एक किसी भी चीज को पुश करते हो, पुल करते हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बॉडी और ग्राउंड के बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स लगता है जो उसके मोशन को रोक रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर, जब भी एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, किसी एक सरफेस के ऊपर मूव करेगी, then there is a force between the two surfaces which oppose the motion, such a force is called friction। देखिए, जब हमारी जो गाड़ी के टायर्स हैं, जब गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, तो इसके टायर्स और रोड के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज आल्सो फ्रिक्शन। और उसी फ्रिक्शन की वजह से जो वो टायर्स हैं कुछ टाइम के बाद यूजेबल नहीं रहते, उनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे उनके ग्राउंड के ऊपर ग्रिप कम हो जाती है। तो फोर्स एक तरह से, ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है हमारे लिए नेसेसरी भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो हार्मफुल कैसे है, हमें गाड़ी के टायर्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसके टायर जो है स्लिपरी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें टायर्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हमारे जो शूज हैं वो फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल हैं, यानी कि हमारी ग्राउंड पे जो ग्रिप है वो बनाने में हेल्प करते हैं शूज। लेकिन अगर फिर ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो जो है नीचे से जो उनका जो बॉटम है शूज का, वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और एक टाइम के बाद हमें शूज को रिप्लेस करना पड़ता है, न्यू शूज लेने पड़ते हैं। क्लियर, तो फ्रिक्शन हमारे लिए बेनिफिट भी है, हम किसी भी चीज को होल्ड करके रख सकते हैं, व्हाई, ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज को होल्ड करते हैं तो हमारे हैंड्स और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन साथ के साथ ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए हार्मफुल भी है, बिकॉज हमें जैसे जो मशीन्स होती हैं फ्रिक्शन की वजह से उनके पार्ट घिसने लग जाते हैं और हमें उनको एक टाइम के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। क्लियर, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखिए बेटा, फ्रिक्शन का क्या कॉज हो सकता है, जो भी कोई सरफेस है अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी बॉडी के सरफेस को जब एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि किसी भी बॉडी का सरफेस पूरा स्मूथ नहीं होता, उसमें सम इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आपको यहां पर एक डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस बॉडी के सरफेस को समझोगे तो आप पाओगे कि देयर आर मैनी इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर, और जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखा जाता है तो इनकी ये इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक, और इसी वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है या यूं कहें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो irregularities of the two bodies, they get interlocked with each other due to which friction arise। क्लियर, आई होप आपको ये फ्रिक्शन क्लियर हुआ होगा। और ये फ्रिक्शन अगेन कौन सा टाइप का फोर्स है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में है तभी ये फ्रिक्शन अराइज हुआ।
Now the next term is non-contact forces. Now, what do you mean by non-contact forces? We had already discussed that when one body apply force on the another body without actual physical contact. एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगा रही है बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट के, तो सच फोर्सेस आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Now let us discuss the one type of this non contact force, that is मैग्नेटिक फोर्स. देखिए, जब एक मैग्नेट के दो पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो एक्चुअल कॉन्टेक्ट में नहीं है, बट स्टिल दे आर आइदर अट्रैक्टिंग ईच अदर और दे आर रिपेलिंग ईच अदर. एक मैग्नेट के आपको पता है कितने पोल्स होते हैं? देयर आर टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अनदर इज अ साउथ पोल. जब नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर. देखिए, एक्चुअल कॉन्टेक्ट है नहीं अभी, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर अप्लाइंग द फोर्स. क्लियर? और सिमिलरली जब दो सेम पोल मैग्नेट के पास आते हैं एक दूसरे के, लाइक नॉर्थ नॉर्थ, they both are close to each other, then they will repel each other. And the south and south both are close to each other, again they will repel each other. Clear? So magnetic force is a type of non-contact force, and the force exerted by a magnet on another magnet, जब एक मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगा, जैसे मैग्नेट आयरन के ऊपर फोर्स लगाती है, then such a force is called magnetic force. Clear? Now let us discuss the another type of the non-contact force, that is the electrostatic force. So now we will discuss about the electrostatic forces. Now before discussing the electrostatic forces, we have to discuss a, another term, that is a charge, or simply we can say static charge. First of all, we should know what is charge. Charge is a property due to which one body attract or repel the another body. चार्ज एक इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, देन सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज. और स्टैटिक चार्ज का मीनिंग, जब चार्ज रेस्ट पर होता है किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर, देन सच अ चार्ज इज नोन एज स्टैटिक चार्ज. सो we know about the static charge, right? Now how can we charge a body? अब क्वेश्चन ये आता है, हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? अब पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है, या उसको अट्रैक्ट करेगी या उसको रिपेल करेगी. क्लियर? सच अ प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज. और स्टैटिक चार्ज मीन्स व्हेन चार्ज इज ऑन रेस्ट ऑन ए बॉडी, देन it is called static charge. Static means at rest. Clear? So now we will discuss the electrostatic force. देखिए, जब आपने एक बैलून लिए दो, उनको अपने हेड के साथ रब किया, क्या किया? दो बैलून्स को अपने हेड के साथ रब किया. जैसे ही आप इनको अपने हेड से रब करोगे तो इनके बैलून्स के ऊपर और आपके हेयर्स के ऊपर चार्ज आ जाता है. आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, यहां पर आपने दो बैलून्स को रब किया अपने हेयर्स पे, तो आपके हेयर्स पे एक अलग चार्ज आ जाएगा और बैलून्स के ऊपर अलग चार्ज आएगा. जो हेयर्स पे चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और बैलून के ऊपर जो चार्ज आएगा यहाँ पर वो नेगेटिव. तो यानी कि चार्ज हमारे पास दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. जैसे मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. सिमिलरली जो चार्ज है, दे आर ऑल्सो टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्लियर? तो जब बैलून को मैंने अपने हेड से रब किया तो बैलून पर नेगेटिव चार्ज आया और हेड पर पॉजिटिव चार्ज आया, या हेयर्स पर हमारे पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्लियर? तो अब जैसे दो मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से जो अपोजिट पोल्स हैं किसी भी मैग्नेट के, सॉरी, अपोजिट चार्जेस हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्लियर? अब जब दोनों बैलून को आप थ्रेड से टाई करते हो
और कहीं पर भी उनको फिक्स कर देते हो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज, या अपने हाथों में होल्ड करके रखिए थ्रेड को, जैसे यहाँ पर सेकंड डायग्राम में दिखाया गया। आप ये घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। क्लियर। हमने दो बैलून्स को एक टेबल के साथ हैंग किया, तो क्या होगा, अब ये दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ चुका। हमने हेड से रब किया था पहले उनको, और फिर थ्रेड, उनसे जो थ्रेड बंधा हुआ था उसको हमने ऊपर पेस्ट कर दिया, थ्रेड को टेबल के साथ या अपने हाथों में होल्ड करके रखा। तो ये दोनों बैलून एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। व्हाई? बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, और सेम चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक्टिविटी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। क्लियर। अब ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सॉरी, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि जब आप इस बैलून को अपने हेयर्स के पास दोबारा एक बार रब करने के बाद दोबारा उनको अपने हेयर्स के पास लेके आओगे, तो आपके जो हेयर्स हैं बैलून की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्यों? हेयर्स पर पॉजिटिव चार्ज था, बैलून पर नेगेटिव। नाउ बोथ चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। आप देख सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, ये जो फीमेल है इसने बैलून को अपने हेड पे रब किया, और बाद में दोबारा बैलून को दूर करने के बाद दोबारा अपने हेयर्स के पास लेके आई, तो इसके जो हेयर्स हैं बैलून की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लियर। तो सच अ फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस तरह के फोर्स का नाम क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर एक और एग्जांपल आप देखिए, जब आप अपने हेड के साथ एक स्केल को रब करते हो। क्लियर। यू रब योर स्केल विद योर हेयर्स, especially dry hairs, then you if you bring it close to the small pieces of the paper, आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर एक स्मॉल पीसेस हमने कुछ पेपर के लिए, और इनके पास उस स्केल को लेके आए, प्लास्टिक का जो स्केल होता है, जब हमने उसको हेयर से रब किया था, तो ये क्या करेगा, इन स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। दिस फोर्स इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब एक चार्ज्ड बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसको दूसरी चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी के पास जब हम लेके आएंगे, तो वो उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, एंड सच अ फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर जो स्केल है इन पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन them. So now we move to the next term, that is the gravitational force. Now what is this gravitational force? देखिए आपके पास एक मैग्नेट है, आप उसको ड्रॉ करते हो, या सॉरी आपके पास कोई भी एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, आपने उसको छोड़ दिया ऐसे, तो क्या होगा, इट विल कम टू द अर्थ, ये हमारे ग्राउंड पर आकर के गिर जाएगा। कोई भी जब एक फ्रूट है जब वो पक जाता है, तो उसके बाद अपने आप वो कहाँ आता है, नीचे आता है। ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? जब आप कहीं से जंप करते हो, जंप करने के बाद आप नीचे क्यों आते हो, ऊपर क्यों नहीं जाते? आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, ऐसे छोड़ दिया, तो वो नीचे आएगी। व्हाई डजंट इट गो अप? अगर आपने ऊपर की तरफ भी थ्रो किया, तो कुछ टाइम के बाद वो दोबारा नीचे आ जाती है। क्यों? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टू इटसेल्फ। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है नीचे की तरफ, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिंपली ग्रेविटी। कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं या ऐसे सिंपली छोड़ देते हैं, तो वो ग्राउंड की तरफ या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स या सिंपली ग्रेविटी। द फोर्स विद विच अर्थ attracts the object toward itself is called the gravitational force. And the gravitational force exerted by the earth is also called force of gravity, या simply इसको gravity भी बोल दिया जाता है। And now let us move to the next topic. That topic is weight. Now what do you mean by the term weight? देखिए, weight को समझने से पहले आप यहाँ पर एक स्प्रिंग को देखिए ध्यान से। एक स्प्रिंग को जैसे ही मैंने टाई कर दिया एक स्टोन के साथ, तो ये नीचे की तरफ मूव किया। क्यों? क्योंकि
स्टोन का अपना एक वेट था जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आया। लेकिन ये नीचे की तरफ ही क्यों आया स्टोन? बिकॉज अर्थ ने उसके ऊपर फोर्स लगाया था स्टोन पर, और अर्थ फोर्स कहाँ लगाती है? नीचे की तरफ। और वही फोर्स उस स्टोन का वेट होगा। जिस फोर्स के साथ अर्थ ने स्टोन को अट्रैक्ट किया नीचे की तरफ, वही फोर्स जो स्टोन के ऊपर लगा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्टोन का वेट। क्लियर? तो मींस वेट क्या है? जिस फोर्स के साथ अर्थ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। व्हाट इज इट कॉल्ड? स्प्रिंग बैलेंस। अब ये स्प्रिंग बैलेंस करता क्या है? स्प्रिंग बैलेंस बॉडी के वेट को मेजर करता है। इसके अंदर सिंपली एक स्प्रिंग लगी होती। जब आप ऑब्जेक्ट को टाई करते हो, जैसे स्टोन को टाई किया, तो ये नीचे की तरफ स्प्रिंग मूव करती है। पॉइंटर जो है उसका डाउनवर्ड मूव करता है, और जिससे हमें वेट के बारे में पता चलता है। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको ये रेड पॉइंटर दिखाई दे रहा है। अगर ये रेड पॉइंटर मूव होकर के यहाँ पर आ जाए 4 पर, तो यानी कि बॉडी का वेट कितना हो गया? 4। क्लियर? अब वेट मैंने बताया था क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द फोर्स। तो मीन्स वी कैन से दैट जो यहाँ पर जो फोर वेट है, वेट की यूनिट भी क्या रहेगी? न्यूटन रहेगी। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की, दैट इज ऑल्सो न्यूटन। यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर लिखा हुआ है न्यूटन। तो 4 न्यूटन यहाँ पर बॉडी का वेट हो जाएगा। अगर ये स्केल मान लीजिए 5 और 6 के बीच में आ जाता है, तो कितना वेट होगा? 5.5 न्यूटन। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो वेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो वेट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द फोर्स, और इट इज अ फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग अ बॉडी। और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी बेटा? न्यूटन रहेगी। जो किलोग्राम या ग्राम है, ये वेट की यूनिट नहीं है, ये मास की यूनिट होती है, इसको बोलते हैं मास। लेकिन जो वेट है, वेट की एक्चुअल यूनिट होती है बेटा न्यूटन। नाउ let us discuss the new term, next term, that is the upthrust, or simply we can say the buoyant force. अब ये upthrust या buoyant force क्या है? देखिए, आप एक बकेट के अंदर किसी भी चीज में वो कुछ वाटर लीजिए, ठीक है, और एक खाली बोतल लीजिए, आप एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल। तो उस बोतल को बंद कर दीजिए, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। आप उसको वाटर में नीचे की तरफ प्रेस करो और छोड़ दो, तो वाटर की जो बोतल है वो वाटर के सरफेस पे ऊपर अपने आप आ जाएगी। क्यों? बिकॉज वाटर ने उस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई किया है। इसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी परपेंडिकुलर फोर्स, अप यानी अपवर्ड। तो वाटर जब किसी बॉडी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, देन सच अ फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट और बायोंट फोर्स। क्लियर? अब एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, हमने एक वाटर के अंदर एक फुटबॉल है, ठीक है, उसको या कोई भी एक बॉल है, उसको नीचे की तरफ प्रेस किया, और जैसे ही हम उसको अपना हाथ हटाते हैं, तो वो बॉल ऊपर की तरफ आ जाती है। वाई? बिकॉज वाटर अप्लाइड द फोर्स ऑन इट, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। ऐसे ही वाटर हमारी बॉडी पर भी फोर्स लगाता है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ बॉडी सिंक और फ्लोट? बॉडी सिंक या फ्लोट क्यों करती है, कब करती है? देखिए, यहां पर आपको एक बोट दिखाई दे रही है। इस बोट पे दो फोर्स लगेंगे। अब आपको पता है, वो एक बॉडी का वेट होगा जो नीचे की तरफ लगता है, और एक वाटर ने उस पे अप थ्रस्ट लगाया। तो दो फोर्स है यहां पर, अप थ्रस्ट और वेट, जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू लेस कर दी जाए, हम क्या करें? अपथ्रस्ट लेस हो जाए वेट से, तो क्या होगा? मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा, वेट डाउनवर्ड होता है और अपथ्रस्ट ऊपर, तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स कम। मींस बॉडी विल सिंक इन द वाटर, बॉडी वाटर के अंदर क्या करेगी? सिंक। अपथ्रस्ट लेस होगा और वेट मोर होगा, तो मींस बॉडी विल सिंक इन द वाटर। क्लियर?
और नेक्स्ट केस में देखिए हम लेट कर लेते हैं कि अपथ्रस्ट ज्यादा है और वेट कम है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो बॉडी सिंक नहीं करेगी, इट विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट इन द वाटर। व्हाट विल हैपन अगर वो इफ बोथ आर इक्वल, अपथ्रस्ट और वेट दोनों इक्वल, तो बॉडी थोड़ी सिंक भी हो जाएगी लेकिन सरफेस के नीचे वाटर के वो फ्लोट करेगी। क्लियर? तो जब ये कब होगा, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बॉडी कोई भी फ्लोट या सिंक कब करती है। तो चलिए अब एक नेक्स्ट और लास्ट टर्म ऑफ द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है इसको हम थोड़ा समझेंगे। भैया आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट के नेम पे है, उसी ने दिया था इस प्रिंसिपल को। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, जब भी देखिए आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मान लीजिए एक ब्रिक है, एक ईंट को आप अपने हाथों में उठाते हो, तो यू आप इसका कुछ वेट फील करते हो, यू फील इट्स वेट। क्लियर? तो नाउ वी डिप इट इनटू अ वाटर। अब हमने इसको क्या किया, वाटर के अंदर डिप किया, एंड अगेन वी आर होल्डिंग द ब्रिक। हमने ब्रिक को दोबारा से होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन वाटर के अंदर होल्ड किया हुआ है इस बार। तो होगा क्या, अब आपको ये लाइट महसूस होगी, हल्की महसूस होगी। क्लियर? यानी कि उसके वेट में कुछ कमी आ चुकी है, उसका वेट पहले से कम हो चुका है जब आप किसी चीज को वाटर में क्या करते हो, डिप करते हो। तो यानी कि बॉडी ने अपना वेट लॉस कर दिया इनसाइड द वाटर। तो कितना वेट उसने लॉस किया, ये भी समझना। देखिए जब आप एक बॉडी को वाटर में डिप करते हो, इमर्ज करते हो, तो वो अपने रास्ते से कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर देती है। क्या करती है? इट डिस्प्लेस सम वाटर। क्लियर? और अब उसने जो वाटर अपने रास्ते से डिस्प्लेस किया है, उस वाटर का जो वेट है, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वही इक्वल होगा लॉस इन द वेट के। मतलब बॉडी ने जो कितना लॉस किया वेट, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जब कोई बॉडी वाटर में गई, उसने अपने रास्ते से कुछ वाटर को क्या किया, डिस्प्लेस किया, कुछ वाटर को हटा दिया साइड में। तो जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया, उस वाटर का वेट इक्वल होगा लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपको पता है जो भी शिप्स हैं वो उनको से डिजाइन किया जाता है, उनको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके ही डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? तो मतलब जो भी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इन सबको डिजाइन किया जाता है बाय यूजिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही, कुछ पॉइंट्स इसके जो भी बचेंगे वो हम क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस की, अब मैं इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं इस लेसन के, उनकी एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उस पीडीएफ से उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए बेटा फिर, हैव अ नाइस डे।